नमस्कार, केयर ऑप्टिमिस्ट। और ये वीडियो है आपकी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी फॉर एलडीसी डास ग्रेड 4 और जो भी जूनियर असिस्टेंट जो कंबाइन एग्ज़ाम आने वाला है ना। इसके साथ साथ जिनका भी जो पार्ट ए है, मतलब टीजीटी पीजीटी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले हैं, जिनका पार्ट ए है ना, पार्ट ए सेम रहता है। इसके अलावा आपके जो स्टेनोग्राफ़र वाला पेपर है उनके लिए भी यही सेम है ना। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ये सब कॉमन है, मतलब आता ही आता है। कंप्यूटर भी आता है किसी किसी में, ठीक है। तो उसमें मैं मतलब बहुत कंसाइज़ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो वो जो कंसाइज़ हैं चीज़ें, कंसाइज़ बुक्स, कंसाइज़ मटेरियल, कंसाइज़ टॉपिक्स, मतलब कंसाइज़ चीज़ें, मतलब कंसाइज़ आपको चीज़ें रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं, हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम जीएस के लिए 2-3 चीज़ें हैं, हिंदी के लिए 2-3 चीज़ें हैं, इंग्लिश के लिए 2-3 चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और मैथ्स के लिए 2-3 चीज़ें हैं, रीजनिंग के लिए 2-3 चीज़ें हैं। मिक्सअप हो रखा सारी चीज़ें। थोड़े टाइम एक बुक से पढ़ रहे हैं मैथ्स, दूसरे टाइम फिर किसी और से कोर्स कर रहे हैं मैथ्स का, फिर रीजनिंग का कहीं और से, फिर कहीं और से। तो ये सारा मिक्सअप है। इसके चक्कर में ना इधर से कंप्लीट हो पा रहा है, ना उधर से हो पा रहा है। फिर वहाँ इंसान ना फंस जाता है। उधर से फिर क्या है, मार्क्स जो हैं आपके वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, या बढ़ नहीं रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला देखो सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हैं। आपका एलडीसी जो है मेन, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। एक तो मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है। अब थोड़े थोड़े कुछ कुछ करके सब्जेक्ट्स का देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले तो देखो मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। तो उसमें बेस्ट वन अप्रोच क्या हो सकती है कि सबसे पहले तो जो अभी जुलाई वाले एग्ज़ाम्स हुए हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जुलाई में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, रिसेंट एग्ज़ाम, उनकी जो आंसर की रिसेंट पेपर वही बता रहा हूँ ना, जो जुलाई में हुए हैं उन सबको आपसे वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। वो तो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही सब सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे जनरल प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, जैसे जो पिनैकल है ना, उसकी PYQ आती है मैथ्स की। वहाँ अगर आप चाहो ना क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी मैंडेटरी नहीं है। जिसका पिनैकल नहीं है तो ऐसा नहीं कि पिनैकल खरीदने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिनैकल है आपके पास, कोई और बुक है तो वहाँ से कर लो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप वही रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है। तो प्रैक्टिस ही करनी है, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप की बुक चाहिए। बट अगर आपके पास पिनैकल है तो आप पिनैकल के साथ गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हर एक टॉपिक के। जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना, तो आपके सारे टाइप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ा एडवांस करना है तो आप उसमें सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक का। नहीं तो एक टेस्ट रैंकिंग है, गगन सर का ऐप है, उससे भी आप लगा सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सीधा जो संदीप सर के रिसेंट, संदीप सर ने डाल रखे हैं, मैं भी डाल दूंगा, जो रिसेंट आंसर कीज आ रखी है ना जुलाई पेपर, जुलाई जो अभी जुलाई 2025 की, उनसे करो प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा है वही करो, सबसे बढ़िया है। उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, हर एक 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 सेट में आपको 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, इवन 40 है ना, जो वैसे हैं नॉन टीचिंग वाले। टीचिंग में आपका 20 क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सेम रीजनिंग का फंडा है। रीजनिंग में यार देखो अलग से कुछ मत करो, एक दो टॉपिक मिस होते हैं, बाकी रीजनिंग हर कोई कर लेता है। एक दो क्वेश्चंस अगर क्लियर नहीं है, डायरेक्ट कोई भी टॉपिक आपका जो डाउटफुल है, आप क्या करना है, जैसे आपने 2-3 सेट लगाए, 2-3 आपने पेपर्स के सेट लगाए, अब उसमें देखा यार रीजनिंग में ना मेरे ये टॉपिक्स वीक है, मैथ्स में मेरी ये टॉपिक वीक है, तो आपको क्या करना है, उनको लिख लेना है। फिर उनको जाके उनका थोड़ा सा स्टडी कर लो, मतलब उनकी 1 या 2 क्लास लो मैक्स टू मैक्स। ये नहीं कि आप 10 क्लास ले रहे हो, आप पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो। आपको पता चले एक डायरेक्शन वाला टॉपिक वीक है, आप और उसमें पता चला 50 वीडियो पढ़ रहे हो, 10 वीडियो पढ़ रहे हो, नहीं। सिंपल सा 1 वीडियो या 2 वीडियो करो, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस उतना ही करना है, आपका क्वेश्चन हो जाए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे ही सेम आप स्ट्रेटजी आप उसके लिए मैथ्स के लिए कर सकते हो। जो भी टॉपिक वीक हैं उसमें रिसेंट पेपर जो आप लगा रहे हो उसमें आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से, उस टॉपिक को नोट डाउन करो, उस टॉपिक को जाके उसकी वीडियो देखो, बेसिक समझो, 1-2 क्लास में बेसिक समझो, कुछ क्वेश्चंस लगाओ, फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे करते करते आपके बहुत सारे वीक टॉपिक्स होंगे, वो क्लियर कवर मतलब सही हो जाएंगे, दोनों में, मैथ्स में भी और रीजनिंग में। तो वहीं से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो बहुत हाई लेवल के हैं या बहुत टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है, तो उस पर टाइम ख़राब नहीं करना है, ठीक है। वो सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, है ना, कि आप बड़ी क्वेश्चंस पे या जो फालतू टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उस पर अगर आप टाइम लगाओगे तो आपका ओवरऑल पेपर ख़राब होगा।
भाई 1 से डेढ़ मिनट तक टाइम दो, उसके अलावा आप टाइम देना नहीं है, वहीं स्किप कर दो उसको। स्किप भी करना होता है क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि बस के सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, स्किप करना भी होता है, ठीक है। जो टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है, उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, ठीक है। उनको नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप, मैंने जो बताया ये पैटर्न फॉलो करो। रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो आंसर कीज़ हैं, उसको करना ही है। डेली 1 सेट या 2-4 सेट जितने लगा सकते हो। लेकिन सेट लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप सेट लगा रहे हो और बस क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सॉल्यूशंस इधर-उधर से देख लिया और या कुछ समझ लिया और बस उसको छोड़ते गए। वो नहीं आ रहा है समझ तो उसको करना है। ग्रुप में डालो, मुझे भेज दो, कोशिश करूँगा, मैं बता दूँगा। नहीं तो किसी और को भेज दो, ग्रुप में डाल दो, किसी और से पूछ लो। नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को समझ लो, इस टॉपिक को जाओ यूट्यूब से क्लास वगैरह देख लो, या किसी भी ग्रुप में डाल दो, किसी अपने दोस्त से पूछ लो कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। तो क्या है कि जब वो सॉल्यूशन आप देखोगे ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है। मुझे जो नहीं आता मैं बिना सोचे समझे मैं पूछ लेता हूँ। देखो पूछने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मैं आज भी एक मतलब एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक है। भले ही मेरे इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज भी मेरे को जो भी सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। तो कोई सीखने से छोटा बड़ा नहीं होता। आपको जब भी मौका लगे, आपको लगता है मुझे ये दिक्कत है, मुझे इस पार्ट में दिक्कत है, इस टॉपिक में दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, मुझे कुछ पूछ लेना चाहिए, तो आप पूछो बेझिझक। क्योंकि एग्ज़ाम सिलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए आप जितने भी एफ़र्ट्स हैं, ये सारे है ना, ये सब चीज़ें कुछ भी लगे, लेकिन आप लगाओ। मतलब कैसे भी कोई भी स्ट्रेटजी न अपनानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया मैथ्स रीजनिंग का। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आप पेपर्स जो है उनको सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, एक एरर बुक बनाओ, उसमें लिखते जाओ वो पर्टिकुलर टॉपिक को। साथ ही साथ अगर वो उसी टाइम सॉल्यूशन कोई बता दे, क्लियर हो जाता है, तो बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन लिखो वहाँ पे, नोट डाउन करो, ताकि वो आगे कभी गलती ना हो। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है उस टॉपिक में, तो सीधा जाओ यूट्यूब से सर्च करके अपना पढ़ लो। ऐसे करके आपके 10 सेट लगाओगे ना, 10 सेट में आपका वो, मुझे नहीं लगता शायद मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जो आपका कवर ना हो जाए उसमें, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। इससे ज़्यादा ही किसी को कुछ करना है तो फिर पिनैकल उठाओ, 15 20 50 क्वेश्चंस लगाते जाओ हर टॉपिक के, रीजनिंग मैथ्स के, बिल्कुल काम बन जाएगा। देखो रीजनिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देनी क्योंकि वो नॉर्मली सब कर लेते हैं। अब उसमें टाइम ख़राब करोगे तो देखो और जो बाकी सब्जेक्ट है उन पे टाइम कैसे दोगे, ठीक है। ये भी एक स्मार्ट एक अप्रोच है या स्ट्रेटजी है कि जिस टॉपिक को आप ऑलरेडी जानते हो, अच्छे से आता है, उस पर टाइम ख़राब नहीं करना है ना। इसके बाद आपका देखो इंग्लिश और जीएस का मैंने लिखा हुआ है काफ़ी, है ना। इंग्लिश वोकैब में आप क्या कर सकते हो, ब्लैक बुक। अगर ब्लैक बुक है या रूट वर्ड्स हैं वो मैं भेज दूँगा, ठीक है। ब्लैक बुक की पीडीएफ भी भेज दूँगा। अभी ये वीडियो बनाने के बाद फिर देखता हूँ मैं सारी चीज़ें जो लिख के दे रहा हूँ वो सब कुछ डाल दूँगा, ठीक है, ग्रुप में। और एक 200 मोस्ट रिपीटेड वोकैब है जो ब्लैक बुक में भी दे रखी है, और एक शायद मेरे पे भी पीडीएफ पड़ी है। उसमें 200 ईडियम्स, 200 वन वर्ड, 200 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। या फिर इनसे ज़्यादा अगर कोई एडवांस करना चाहता है वो कैब के लिए, तो समुद्र मंथन कर सकता है रानी मैम की, ठीक है। बाकी ये सब कुछ मैं शेयर करूँगा, ओके, नो इशू। बाकी ग्रामर के लिए आप रूल्स कर लो, निमिषा बंसल या अमन सर, किसी एक के भी रूल्स पढ़ सकते हो। मैं क्लास डाल दूँगा ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से रूल्स कर लेना। और जो मैंने ऊपर रूट वर्ड्स का बोला है ना, उसकी एक क्लास, एक प्लेलिस्ट है, मैं डाल दूँगा। इनकी अपने तरुण ग्रोवर सर ने करा रखी शायद, है ना, वो मैं भेज दूँगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा भागना नहीं है कि आप यार मेरी वोकैब सही नहीं हो रही, मुझे ये करना है वो करना है, मत करो, ज़्यादा भागो मत। ब्लैक बुक से हाइलाइटेड वाले कर सकते हो। वो जो ब्लैक बुक में हाइलाइटेड वाले हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं को ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो मैं ब्लैक बुक की पीडीएफ भेज दूँगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 200 रिपीटेड हैं वो भी भेजूँगा, वो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश के लिए। बहुत ज़्यादा इधर-उधर मत भागो। हाँ, किसी के पास अगर और कोई वोकैब के नोट्स हैं, सिनोनिम इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, कहीं और दे रखे हैं, जैसे आपका नीतू मैम की वो है, तो उधर से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको वोकैब है, वही सेम वोकैब है, इधर-उधर सब जगह अलग-अलग दे रखी है। किसी टीचर की वोकैब है तो वहाँ से कर लो, सेम वोकैब होती है, इधर-उधर कहीं नहीं है। पीवाईक्यूज़ वाले हैं, कहीं रिपीटेड दे रखा है एक जगह, कहीं भी कंबाइन, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस के लिए क्या करना है, देखो यार, जीएस के लिए ना सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप ना, आपने एक बार, कम से कम एक बार आपने ना वो वीडियोस को देखा हो, आपने वो एक बार पढ़ा हो, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री में मतलब वो सब चीज़ों को ना, थोड़ा सा वो उसमें क्या टाइम लाइन्स होती हैं, कुछ थोड़ी स्टोरी टाइप बना के बताते हैं वो लोग ना, तो एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा हो। चलो नहीं पढ़ रखा किसी ने, मान लिया किसी के पास कोर्स नहीं था, किसी का टाइम नहीं था, कोई समझ नहीं पाया, उसने नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करे,
तो मैं आपके साथ ना कुछ वन शॉट वीडियो शेयर कर दूंगा परमार सर की। वो एक जैसे वन शॉट हिस्ट्री का है, 6-7 घंटे की इनफ है, उसको पढ़ लो। ऐसी ज्योग्राफी की भेज दूंगा, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इन सब की भेज दूंगा। उन सबको देखते जाना है, ठीक है। वो पढ़ लो एक बार में सारा। उसके बाद उनके नोट्स भी हैं, उसी जो वन शॉट वाले हैं उनके नोट्स हैं, मैं वो प्रिंट आउट वाले मतलब ऐसे प्रिंटेबल वो मैं आपको भेज दूंगा। उनसे आप बाद में रिवीजन करना है उनसे बार बार, ठीक है। और रिवीजन करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और भी सोच सकते हो क्या कर सकते हो, तो आप ना MCQs लगा सकते हो। आप PYQs करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अलावा अगर आपको थोड़ा और लगता है कि यार और क्या करें, तो PYQs कर लो। PYQ कहाँ से करें भाई, तो PYQ आप क्या कर सकते हो कि सबसे बेस्ट तो यार देखो ये रहता है कि इसके PYQ जो है बहुत सारी तरीके हैं। मतलब जैसे एक तो पिनैकल है सबसे बेस्ट, GS की पिनैकल उठा लो, PYQ कर लो, एक तो वो है। दूसरा आपका एक है कि इसकी भी शायद ब्लैक बुक आती है, उधर से कर लो। नहीं समझ आ रहा है तो DSSB में किसी ने अगर डाल रखा हो कंबाइंड PDF GS का PYQs का, वहाँ से कर लो। अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, PYQs ही करना है तो आप लिटिल बॉय ये की एक बुक आती है परमार की, वहाँ से कर सकते हो। परमार ने बता रखा होगा, कहीं से भी करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा चाहते हो तो आप मैथ्स मानिया का एक कोर्स परचेज़ कर लो, 199 कुछ का है। वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे ना क्विज क्विज वगैरह दे रखे हैं, मैं क्विज वहीं से कर रहा हूँ आजकल प्रैक्टिस के लिए, तो वो कर सकते हो। मैथ्स मानिया ऐप डाउनलोड करो, 199 समथिंग का कोर्स है, वहाँ से क्विज लगा सकते हो आप, ठीक है। हर एक टॉपिक की क्विज दे रखी है, ओके। इसके बाद आपका आता है हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी में तो देखो ऐसा है कि पहले तो चैप्टर वाइज जो भी हैं, जो भी चैप्टर हैं सारे लिख लो एक जगह, जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। जितने भी चैप्टर है ना सिलेबस के, सारे एक जगह लिखो। और निधि मैम है, कोई बताता है एक और भी कोई सर है, अरुण सर पता नहीं क्या है। मतलब जो भी हिंदी के आपको समझ आते हैं टीचर, उनसे आप एक एक क्लास हर एक टॉपिक की पढ़ते जाओ। तो वहाँ से आपका क्या होगा कि थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर जब ये सब हो जाए ना, उसके बाद आप क्या करो कि आदित्य हिंदी पब्लिकेशन की मैं बुक भेज दूंगा, वहाँ से PYQs कर लो। अगर वो नहीं है तो पिनैकल की भेज दूंगा, पिनैकल से कर लेना। जिससे मन करे उससे कर लेना। PYQs करने हैं वही सारे PYQs, हिंदी में अलग से नया कुछ नहीं बनता है। हिंदी में वही सारे क्वेश्चंस रिपीट करे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो हिंदी के लिए ये सबसे बेस्ट है। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर की मैं फ्री वीडियो एक प्रोवाइड करवा दूंगा आरबीन में, जो राधिका मैम ने पढ़ा रखी है। वो इनफ है, मतलब इनफ नहीं, मतलब वो बेसिक है, वो बहुत है, मतलब मिनिमम है वो, मतलब मिनिमम है। वो वहाँ से कर लेना। फिर उनका एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी इंग्लिश में, वो उधर से पढ़ लेना। हो सके तो नोट्स बना लेना, अगर बना लो नहीं तो मैं उनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वही PDF, मतलब उन्हीं की प्रिंटेबल, वही सेम जो क्लास पढ़ा रखी है। इसके बाद कुछ SSC में आज तक के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे भेज दूंगा TCS के, ठीक है। वही क्वेश्चन यार देखो, अब कोई बोलेगा TCS है और यहाँ ये है, TCS ही तो करवा रही है आपका DSSB, तो क्वेश्चन तो वही देगी ना, वही सारे। तो वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। इतना सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा काम तो है ही हेल्प करना। बस थोड़ा सा आप लोग ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड ये रखी है मैंने थोड़ा सा, ये किस लिए, आपकी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना सबके बावजूद मैंने बहुत सारे मतलब बच्चों को देखा है, बहुत सारे गर्ल्स और बहुत सारे आपके बॉयज़ हैं जो भी हैं, मतलब जो डाउट्स पूछते हैं मेरे को पर्सनली, या जो देखा है मैंने ग्रुप्स में ना, कि वो ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एनग्जाइटी ले रहे हैं कि यार पेपर आने वाला है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार, मैं कैसे करूँगा, करूँगी, है ना। वो बहुत परेशान है। देखो आपके परेशान होने से आपकी एनग्जाइटी और बढ़ेगी, प्रिपरेशन ख़राब ही होगी, सही नहीं होने वाली। तो अब आपको क्या करना है कि जो टाइम बचा है एटलीस्ट, चलो जो पुराना टाइम ख़राब हुआ उसको छोड़ो, लेकिन जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करना है, अपना बेस्ट देना है। समझ रहे हो ना, अपना बेस्ट देना है। आपको इधर उधर की चीज़ों से मतलब नहीं है, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो बिना फेलियर्स के कोई भी सक्सेस तो कभी नहीं होता है। मैंने बहुत एग्ज़ाम्स में मैं फेलियर्स देखा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ही मुझे सक्सेस मिली है ना। मैंने 40-50 एग्ज़ाम दिए हैं, जो मैंने एक लिस्ट बना रखी, कभी शेयर करूँगा आपसे। इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं, और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुआ हूँ, और 5-6 एग्ज़ाम्स मेरे फाइनली क्लियर भी हुए हैं, जिनमें सिलेक्शन हुआ है फाइनल, है ना। तो फेलियर्स होता है ना, बिना फेलियर्स के कैसे सक्सेस मिलती है। तो फेलियर से नहीं डरना है, अपना बेस्ट देना है बस। जो आपके पास टाइम बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करो, आप उसको कैसे मतलब तरीके से यूटिलाइज़ करके, और इस टाइम पे बेस्ट देना है आपको, है ना। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी एज ख़त्म हो रही है, तो वो भी काफ़ी परेशान होंगे। देखो यार सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मेरा जो मानना है कि आप आपके साथ ना बहुत सारे ऑप्शंस बना के चलो। मतलब ये नहीं कि TGT वाले हैं यार, एक TGT है उसी को पढ़ रहे हैं, TGT का DSSB का आएगा मैं तो उसी को दूंगा या दूंगी, और 4-5 साल आपने निकाल दिए, और फिर पता चला बाई चांस उसमें आपका नहीं हुआ, आपकी एज ख़त्म, चीज़ें सब ख़त्म, वहीं स्टॉप, सब कुछ फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। चीज़ें रुक गई, आपकी शादी या
लड़का लड़की जो भी उनकी शादी हो गई और आगे चीज़ें आप जो प्रिपरेशन आपने इतनी की मेहनत की वो ख़राब हो गई है ना। उसको ख़राब अगर नहीं होने देना है तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जैसे टीजीटी आपने कोई है बीएड कर रखा है भाई है ना, वो टीजीटी में यूपी हरियाणा भी देख सकता है, वो टीजीटी तो है मतलब डीएसएसबी वो भी देखे, साथ में अगर उसको लगता है कि पार्टी थोड़ा बहुत अच्छा करके सीजीएल एसएससी सीजीएल भी देख सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको वो जाके गो थ्रू कर सकता है, ठीक है। जिससे कि देखो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। ये लेके मत चलो कि मैं तो यूपीएससी निकालूंगा, मैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में बैठूंगा ही नहीं। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे एग्ज़ाम्स भी नहीं निकलते हैं कभी कभी लाइफ में ना, कुछ भी नहीं मिलता है। उस कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिले। हाँ, हालांकि सीट वेस्ट नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि पता पता चले आपका कुछ बड़ी पोस्ट पे हो जाए और आप फालतू में बैठे जा रहे हो छोटी मोटी पोस्ट पे दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में। सीट वेस्ट नहीं करनी है, बट कुछ तो लो। मतलब पहले तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ ऑप्शंस होने चाहिए, मैनी ऑप्शंस। मेरे हमेशा मेरा ऐसा रहा है कि मेरे हर महीने एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ें बना रखी थी और मैं उसी के हिसाब से तैयारी करता था। मेरा अगर अगले एग्ज़ाम महीने सीजीएल है तो मैं सीजीएल का पढ़ूंगा, जैसे ही सीजीएल ख़त्म उसके अगले महीने कुछ और है, 15 दिन बाद कुछ और है तो मैं उसका पढ़ूंगा, ठीक है। और मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मैंने यूपी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, एसआई एएसआई, यूपी का लेखपाल, वो उसका अलग है, सबका सिलेबस अलग है, ठीक है। सीजीएल क्लियर किया है, सीएचएसएल किया है, सुप्रीम कोर्ट किया है, ईपीएफओ किया है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। तो वो कैसे किए, वो यही स्ट्रेटजी है। मैंने ऑप्शंस बना के चले, फॉर्म्स भरता रहा और हर उसमें बैठता रहा मैं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ाने के लिए नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैं किसी एग्ज़ाम्स में अब बैठता नहीं हूँ फालतू में, है ना। क्यों किसी की सीट वेस्ट करना भाई, है ना। और कॉन्फिडेंस रखो कि आप निकाल लोगे एग्ज़ाम, ठीक है। आप देना है बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस रखो, अभी तक इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है। इतना हिम्मत और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, पेशेंस। जो गवर्नमेंट जॉब है वो पेशेंस को टेस्ट करती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप कितने सारे फेलियर्स को देखने के बाद आप मतलब रुके रहते हो, आप क्विट नहीं करते हो, तभी जाके सिलेक्शन होता है। देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका यार एक दो एग्ज़ाम दिए और उनका सिलेक्शन हो गया। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखते हैं, फिर कहीं जाके एक सक्सेस मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्विट कर देते हैं। देखो क्विट करना एक ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्विट मत करो, ठीक है। अपना आपने इतनी मेहनत की है तो क्विट नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, देते आए हो देते रहो। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं साथ में, जिनके पास 1 महीना 1.5 महीना जो भी है उसमें अपना बेस्ट देना है आपको, ठीक है। आगे का नहीं सोचना है, एनग्जाइटी नहीं रखनी है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल होके अपना बेस्ट देना है। बस ये सोचो मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ सारे सब्जेक्ट को करूँगा, करूँगी, है ना, जो भी है अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके जाऊँगा या जाऊँगी और मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा वहाँ पे। फिर जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो एग्ज़ाम ख़राब होगा, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और जिसको कभी भी कुछ भी डाउट हो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है। हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी रहूँ लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। बाकी इस चैनल को जितना हो सकता है अपने दोस्त लोगों में, सब लोगों में शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए और चैनल को शेयर करिए। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी लाऊंगा, लाता हूँ इन्फॉर्मेशन, है ना। और वीडियो ये ऐसी लेके आता रहता हूँ स्ट्रेटजी वाली। कोशिश करूँगा कि आगे मैं कुछ पढ़ाने का भी स्टार्ट करूँगा धीमे धीमे, कि फालतू में लोग मतलब इधर उधर ना पढ़ने, इधर उधर ना भागे। और मैं बड़ा कंसाइज़, मैं चाहता हूँ ना वो कंसाइज़ चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपको ना उतने में उसका आपका काम हो जाए, आपको इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, वो किसी बच्चे का बेनिफिट नहीं देखते हैं वहाँ पे, है ना। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि कोर्स बेचते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उन्हें ये नहीं दिखता है कि उससे जो स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कोर्स बेचने से मतलब रहता है, काफ़ी मतलब है, ठीक है। बट मेरा मतलब मैं तो कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ हालाँकि। अ, आगे लेकिन अगर कभी कोई ऐप डेवलप करूँगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी कंसाइज़ और इम्पोर्टेंट जो रहेगा मटेरियल वही सब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि फ्री रखूँगा, ठीक है। और या बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस रहेगा, बहुत कम अगर रहा भी तो, है ना। बाकी सब चीज़ें बहुत दूर की बात है। बाकी कोई नहीं, आप लोगों की दुआएं ब्लेसिंग्स रहेंगी तो ये चैनल भी ग्रो करेगा, मैं भी ग्रो करूँगा। मेरे को ना ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
कुछ भी मैं फ़ेक ना दिखाता हूँ, ना फ़ेक बोलता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, जितना मेरा पूरा लाइफ़ का एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं आपको गलत मतलब एडवाइस नहीं दूँगा। जो सब कुछ मैंने फ़ेस किया है, मुझे कभी इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिली, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। बट मेरे पास मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, और अब मैं आपको जो गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पॉजिटिव ही गाइड करूँगा। एक बेस्ट अप्रोच बताऊँगा हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, है ना। तो ये एक बेस्ट अप्रोच बताई है मैंने, इसको फॉलो करें सारे लोग। और फिर उसके बाद जो भी आपका इम्प्रूवमेंट आता है, जिसका कोई सिलेक्शन हो जाता है, आप मेरे से शेयर करें अपना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अच्छा लगा हो, और यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना जिसने नहीं ज्वाइन किया है, और बाकी हर जगह शेयर करना है इसको। ओके, धन्यवाद।